दक्षिण भारत के इतिहास में एक नाम है जो आज भी गूंजता है, चोल। सोचिए, एक ऐसी महाशक्ति जिसने समंदर पर राज किया, ऐसे शानदार मंदिर बनाए जो आज भी खड़े हैं, और एक ऐसा शासन चलाया जो अपने समय से सदियों आगे था। चलिए, आज हम मिलकर चोल राजवंश के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और पता है इस खोज का आधार क्या है? ये हस्तलिखित नोट्स। ये सिर्फ पुराने कागज नहीं है, बल्कि ये एक पूरे साम्राज्य की महानता का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इन पन्नों के छिपे कोड को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर चोल इतने महान बने कैसे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या था चोलों की कामयाबी का राज? क्या उनकी ताकत सिर्फ उनकी तलवारों में थी, या फिर उनकी असली शक्ति कहीं और छिपी थी, उनके शासन में, उनकी संस्कृति में? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो कोई भी साम्राज्य ना रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। चोलों का सफर भी कुछ ऐसा ही था, छोटे सामंतों से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य के सम्राट बनने तक का। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। ये देखिए, 850 ईस्वी के आसपास विजयालय ने एक छोटी सी शुरुआत की। फिर आए राजराजा प्रथम, जिन्होंने इस साम्राज्य को पंख दिए, और उनके बाद आए राजेंद्र प्रथम, जो इसे उस बुलंदी पर ले गए जहां से पूरा हिंद महासागर उनके कदमों में था। ये कहानी, ये दौर करीब 400 सालों तक चला। हाँ, तो चोल साम्राज्य की पहचान ही थे उनके एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजा। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर आता है, राजेंद्र प्रथम का। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, ये एक विजनरी थे। मतलब एक ऐसी सोच जिनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, न जमीन पर न समंदर में। जरा इनकी जीतों की लिस्ट पर एक नजर तो डालिए। कमाल की है, श्रीलंका पर पूरा कब्जा, उत्तर में बंगाल तक चढ़ाई कर दी, और जब गंगा का पानी अपने राज्य में लेकर आए तो कहलाए गंगईकोंड चोल, यानी गंगा का विजेता। और बात यही नहीं रुकी, इनकी नेवी, इनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उसने इंडोनेशिया तक जाकर अपना झंडा गाड़ दिया। सही मायनों में एक ग्लोबल सुपर पावर। लेकिन एक मिनट, बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकते। चोलों का असली सीक्रेट वेपन, उनका असली हथियार था उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन चलाने का तरीका। और यही वो ब्लूप्रिंट है जो उन्हें इतिहास में सबसे अलग खड़ा करता है। इस ब्लूप्रिंट का सबसे अनोखा हिस्सा, स्थानीय स्वशासन। जरा सोचकर देखिए, आज से 1000 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य जो किसी बड़ी राजधानी से नहीं, बल्कि गांव की चौपाल से चलता था। हर गांव को अपने फैसले खुद लेने की आजादी थी, और सच पूछे तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देखिए सिस्टम कितना क्लियर था। सबसे ऊपर पूरा साम्राज्य, फिर उसे बांटा गया मंडलम में, मतलब आज के प्रांतों की तरह। उनके नीचे थे नाडु, यानी जिले, और इस पूरी चेन की सबसे मजबूत कड़ी, ग्राम, यानी गांव। पावर को ऊपर से नीचे तक इतने अच्छे से बांटा गया था कि हर लेवल पर काम एकदम मक्खन की तरह चलता था। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें हमें इतनी डिटेल में पता कैसे हैं? जवाब फिर से इन्हीं हस्तलिखित स्रोतों में छिपा है। ये जो नोट्स हैं ना, ये उन पत्थर पर लिखे शिलालेखों और ताम्रपत्रों का ही सार हैं जो हमें बताते हैं कि गांव में शासन की मशीनरी कितनी बारीकी से, कितनी डिटेल में काम करती थी। और देखिए, गांव में भी सिस्टम था। 2 तरह की काउंसिल थीं। एक थी उर, ये एक जनरल असेंबली थी जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हो सकते थे, और दूसरी थी सभा या महासभा। ये थोड़ी ज्यादा एक्सक्लूसिव थी। इसमें चुने हुए सदस्य होते थे जो अक्सर पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण होते थे, और गांव के बड़े बड़े फैसले यही लेते थे। और हां, इनके पास पावर सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। टैक्स इकट्ठा करना वो यही करते थे, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना इन्हीं की जिम्मेदारी, मंदिरों की देखरेख, सड़कें तालाब बनवाना, त्योहारों का इंतजाम करना, सब कुछ इन्हीं सभाओं के हाथ में था। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण था। तो एक तरफ था ये इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ थी कला और संस्कृति की ऐसी धारा जिसने इस दौर को इतिहास में अमर कर दिया। अब बात करते हैं उस चमक की, उस विरासत की, जो इस युग को स्वर्ण युग बनाती है। एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी दक्षिण भारत की द्रविड़ कला और वास्तुकला की बात होगी ना, तो चोल काल को उसका शिखर, उसका पीक माना जाएगा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पत्थर में जान डाल दी हो, उसे कविता बना दिया हो। सबूत चाहिए तो तंजौर का शानदार बृहदीश्वर मंदिर देख लीजिए। इतना भव्य कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर सिर पकड़ लेते हैं।
या फिर नटराज की वो विश्व प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। ये सिर्फ पत्थर और धातु की इमारतें या मूर्तियां नहीं हैं, ये चोलों की सोच, उनकी महानता का प्रतीक हैं। और ये कमाल सिर्फ पत्थर और धातु तक ही नहीं रुका था, शब्दों की कला यानी साहित्य वो भी अपने शिखर पर था। इसी दौर में महान कवि कंबन ने रामायणम जैसा महाकाव्य रचा जिसने तमिल साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमने उनकी सैन्य ताकत देखी, उनका अनोखा शासन करने का तरीका समझा और उनकी लाजवाब कला की भी बात की। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि चोलों की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो आखिर क्या था उनका सीक्रेट? कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स थे। पहला, जबरदस्त सैन्य ताकत जिसने उन्हें हिंद महासागर का बेताज बादशाह बनाया। दूसरा, उनका अनोखा एडमिनिस्ट्रेशन जहां असली पावर गांव के हाथ में थी। और तीसरा, वो बेमिसाल कला और संस्कृति जो आज भी हमारी अनमोल धरोहर है। और सोचिए, ये सब कोई 10-20 साल की कहानी नहीं थी। 400 साल से भी ज्यादा। इतने लंबे समय तक एक स्थिर, एक समृद्ध साम्राज्य चलाना, यही अपने आप में उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या आज के इस मॉडर्न दौर में जब हम गवर्नेंस के नए नए मॉडल ढूंढ रहे हैं, चोलों का ये 1000 साल पुराना स्थानीय लोकतंत्र का मॉडल हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? एक ऐसा मॉडल जहां असली पावर सेंटर में नहीं बल्कि गांव के हाथ में हो। सोचने वाली बात है कि नहीं?